एक गांव में एक फकीर था। उस गांव के राजा को शिकायत की गई कि वह फकीर लोगों को भ्रष्ट कर रहा है। असल में अच्छे फकीरों ने दुनिया को सदा भ्रष्ट किया ही है, वे करेंगे ही, क्योंकि दुनिया भ्रष्ट है और इसको बदलने के लिए भ्रष्ट करना पड़ता है। दो भ्रष्टताएं मिलकर सुधार शुरू होता है। दुनिया भ्रष्ट है, इस दुनिया को ऐसा ही स्वीकार कर लेने के लिए कोई सन्यासी, कोई फकीर कभी राजी नहीं हुआ है। गाँव के लोगों ने खबर की, पंडितों ने खबर की कि यह आदमी भ्रष्ट कर रहा है, ऐसी बातें सिखा रहा है जो किताबों में नहीं है, और ऐसी बातें कह रहा है कि लोगों का संदेह जग जाए, और लोगों को ऐसे तर्क दे रहा है कि लोग भ्रमित हो जाएं, संदिग्ध हो जाएं। राजा ने फकीर को बुलाया दरबार में और कहा कि मेरे दरबार के पंडित कहते हैं कि तुम नास्तिक हो, तुम लोगों को भ्रष्ट कर रहे हो, तुम गलत रास्ता दे रहे हो, तुम लोगों में संदेह पैदा कर रहे हो। उस फकीर ने कहा, मैं तो सिर्फ एक काम कर रहा हूँ कि लोगों को युवक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे पंडित ऐसा कहते हैं तो मैं तुम्हारे पंडितों से कुछ पूछना चाहूँगा। राजा के बड़े 7 पंडित बैठ गए। उन्होंने सोचा, वे तैयार हो गए। पंडित वैसे भी हमेशा तैयार रहता है, क्योंकि रेडीमेड उत्तर से पंडित बनता है। पंडित के पास कोई बोध नहीं होता है, जिसके पास बोध हो वह पंडित बनने को राजी नहीं हो सकता है। पंडित के पास तैयार उत्तर होते हैं। वह तैयार होकर बैठ गए हैं, उनकी रीढ़ें सीधी हो गई हैं। जैसे छोटे बच्चे स्कूल में परीक्षाएं देने को तैयार हो जाते हैं, छोटे बच्चों में बड़े पंडितों में बहुत फर्क नहीं है। परीक्षाओं में फर्क हो सकता है। तैयार हो गया पंडित का वर्ग। उन्होंने कहा, पूछो। सोचा कि शायद पूछेगा ब्रह्म क्या है, मोक्ष क्या है, आत्मा क्या है, कठिन सवाल पूछेगा, तो सब उत्तर तैयार थे। उन्होंने मन में दोहरा लिए जल्दी से कि क्या उत्तर देने हैं। जिस आदमी के पास उत्तर नहीं होता है उसके पास बहुत उत्तर होते हैं, और जिसके पास उत्तर होता है उसके पास तैयार कोई उत्तर नहीं होता है। प्रश्न आता है तो उत्तर पैदा होता है। उनके पास प्रश्न पहले से तैयार होते हैं जिनके पास बोध नहीं होता है, क्योंकि बोध ना हो तो प्रश्न का उत्तर तैयार होना चाहिए, नहीं तो वक्त पर मुश्किल हो जाएगा। उन पंडितों ने जल्दी से अपने सारे ज्ञान की खोजबीन कर ली होगी। उसने 4-5 कागज के टुकड़े उन पंडितों के हाथ में पकड़ा दिए, एक एक टुकड़ा, और कहा कि एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, व्हाट इज ब्रेड, रोटी क्या है। पंडित मुश्किल में पड़ गए, क्योंकि किसी किताब में नहीं लिखा है, किसी उपनिषद में नहीं लिखा है, किसी वेद में नहीं, किसी पुराण में नहीं कि रोटी क्या है। कहा कि कैसा नासमझ आदमी है, कैसा सरल सवाल पूछता है, कैसा नासमझ आदमी है और कैसा सरल सवाल पूछता है। लेकिन वह फकीर समझदार रहा होगा। उसने कहा, आप लिख दें एक एक कागज पर, और ध्यान रहे एक दूसरे के कागज को मत देखना, क्योंकि पंडित सदा चोर होते हैं, वह सदा दूसरों के उत्तर सीख लेते हैं। आसपास मत देखना, जरा दूर दूर हटकर बैठ जाओ, अपना अपना उत्तर लिख दो। राजा भी बहुत हैरान हुआ। राजा ने कहा, क्या पूछते हो तुम। उसने कहा, इतना उत्तर दे दें तो गनीमत है, पंडितों से ज्यादा आशा नहीं करनी चाहिए। बड़ा सवाल बाद में पूछूंगा अगर छोटे सवाल का उत्तर आ जाए। पहले आदमी ने बहुत सोचा कि रोटी क्या है, फिर उसने लिखा कि रोटी एक प्रकार का भोजन है, और क्या करता। दूसरे आदमी ने बहुत सोचा, रोटी यानी क्या, तो उसने लिखा रोटी आटा, पानी और आग का जोड़ है। तीसरे आदमी ने बहुत सोचा, फिर रोटी लिखा कि रोटी क्या है। उसे उत्तर नहीं मिलता, तो उसने लिखा कि रोटी भगवान का एक वरदान है। पांचवें ने लिखा कि रोटी एक रहस्य है, एक पहेली है, क्योंकि रोटी खून कैसे बन जाती है यह भी पता नहीं। रोटी एक बड़ा रहस्य है, रोटी एक मिस्ट्री है। छठे ने लिखा कि रोटी क्या है। यह सवाल ही गलत है। यह सवाल इसलिए गलत है कि इसका उत्तर ही पहले से कहीं लिखा हुआ नहीं है। गलत सवाल पूछता है यह आदमी। सवाल वे पूछने चाहिए जिनके उत्तर लिखे हों। सातवें आदमी ने कहा कि मैं उत्तर देने से इनकार करता हूँ, क्योंकि उत्तर तब दिया जा सकता है जब मुझे पता चल जाए कि पूछने वाले ने किस दृष्टि से पूछा है। तो रोटी क्या है का उत्तर दिया जा सकता है। 1000 दृष्टिकोण हो सकते हैं, 1000 उत्तर हो सकते हैं। शायद वादी रहा होगा वह आदमी। कहा कि यह भी हो सकता है, वह भी हो सकता है। 7 उत्तर लेकर राजा के हाथ में फकीर ने दे दिए, और उससे कहा कि ये आपके पंडित हैं, इन्हें यह पता नहीं है कि रोटी क्या है, और इनको यह पता है कि नास्तिक क्या है, आस्तिक क्या है। लोग किसी से भ्रष्ट होंगे, किसी से बनेंगे, या इनको पता हो सकता है। राजा ने कहा, पंडितों एकदम दरवाजे के बाहर हो जाओ। पंडित बाहर हो गए। उसने फकीर से पूछा कि तुमने बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। फकीर ने कहा, जिनकी खोपड़ी पर भी ज्ञान का बोझ है उन्हें सरल सा सवाल मुश्किल में डाल सकता है। जितना ज़्यादा बोझ उतनी समझ कम हो जाती है, क्योंकि यह ख्याल पैदा हो जाता है बोझ से कि समझ तो है, और समझ ऐसी चीज़ है कि क्रिएट करनी पड़ती है नहीं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपके भीतर रखी है समझ, उसे आप रोज़ पैदा करिए तो वह पैदा होती है, और बंद कर दीजिए तो बंद हो जाती है। समझ साइकिल जैसी, या समझ साइकिल चलाने जैसी है। जैसे एक आदमी साइकिल चला रहा है, अब साइकिल चल पड़ी है, अब वह कहता है साइकिल तो चल पड़ी है, अब पैडल रोक लें, साइकिल चलेगी। 4 कदम के बाद गिरेगा, हाथ पैर तोड़ लेगा। साइकिल का चलना निरंतर चलाने के ऊपर निर्भर है। प्रतिभा भी निरंतर गति है। जीनियस कोई डेड स्टैटिक एंटाइटी नहीं है। प्रतिभा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कहीं रखी है भीतर कि आपके पास कितनी प्रतिभा है, शेर भर और किसी के पास 2 शेर, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। प्रतिभा मूवमेंट है, गति है, निरंतर गति। इसलिए निरंतर जो सृजन करता है उसके भीतर मस्तिष्क, बुद्धि और प्रतिभा प्रज्ञा पैदा होती है। जो सृजन बंद कर देता है उसके भीतर जंग लग जाती है और शायद खत्म हो जाती है।